नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। दोस्तों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आरएएस मेंस 2018 के लिए एक सीरीज़ बनाई है मैंने। ठीक है, अकाउंटिंग इन ऑडिटिंग और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अगर आपने वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना ताकि आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाए। आपको पता है कि आरएएस प्री का रिजल्ट आ चुका है और मेंस जो है नज़दीक भी है। ठीक है, तो जिन लोगों का मेंस मतलब जो लोग मेंस में अपियर करेंगे उन लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। गुड लक, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, ऑल दी बेस्ट। और जिन लोगों का दोस्तों अगर प्री नहीं हुआ है तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जो हैं करीबन 2 ढाई 3 साल की तैयारी मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक्स सारे के सारे अपने क्लियर होने चाहिए, प्लस सारी चीज़ें इंटरलिंक होनी चाहिए। आपको पता है वैसे भी आपके यहाँ प्री जो है पेपर वो थोड़ा हार्ड भी था, तो अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है वैसे भी आपके आगे के लिए भी काम में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम टॉपिक्स रहते हैं और इसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट भी नहीं होता। बस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो स्टेम भी बना के दे दूंगा। ठीक है, बट जिनका हो चुका है उनके पास अब टाइम कम बचा है। दिसंबर अटेम्प्ट आपका नज़दीक है। आरपीएससी जो है वैसे अभी एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करा रही है, अपन ये मान के चलेंगे। तो एकदम बिल्कुल जोश से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अपन पेपर 1 यूनिट 3 पार्ट बी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें मैं एक इससे पहले टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 1 बना चुका हूँ। ये अपना पार्ट 2 है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दोस्तों आपको याद होगा अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। बताओ क्या होते हैं, आप बताओ एक बार। एक तो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, एक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीजें मिला के क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बताओ क्या बताती थी, बैलेंस शीट स्थिति बताती थी, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन बताना। किस चीज की पोजीशन, असेट्स और लाइबिलिटीज की। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना कैश आया कितना कैश गया, कितना कैश आया और कितना कैश गया, प्लस माइनस, आना और जाना। ठीक है, तो बताओ बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कितना कैश आया कितना कैश गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है, 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तीनों की तीनों। अब अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों, अच्छा ये एनालाइज क्यों करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कौन कौन होता है, कंपनी का ओनर्स, शेयर होल्डर। ठीक है, उनको सबसे ज्यादा मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दूसरा पर्सन कौन होता है, एम्प्लॉइज कंपनी के। फिर मैनेजमेंट, कंपनी का खुद मैनेजमेंट जो है वो भी इंटरेस्टेड होता है अकाउंट्स को यूज करने के लिए। लेंडर्स जो लोन देते हैं, जैसे बैंक जब भी आप कभी बैंक में लोने जाएंगे तो बैंक वाले आपसे पक्का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। ठीक है, और ऐसे स्कॉलर्स जैसे अपन लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए यूज लेते हैं ताकि वो चीजें समझ पाएं। तो इन लोगों का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालाइज करने की कुछ टेक्निक्स होती है। सर कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, ये टॉपिक अपने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। और मैं आपको बता दूं 2016 के मेंस में इसमें से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। 2 तो रेशो के ऊपर थे और एक पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, तो ये उस टाइम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक होती है, एक होता है रेशो। आप डायग्राम बना लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, ताकि क्या है आपको आइडिया रहे। एक होता है कैश फ्लो, एक होता है फंड फ्लो, एक होता है कंपैरेटिव कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो दोस्तों ये सारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक्स होती है, क्या करने की, एनालाइज करने की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचने की टेक्निक्स होती है। अपन स्टार्ट करेंगे रेशो से, जिसमें आरएएस मेंस में 2016 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे। वो क्वेश्चन क्या क्या थे मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक क्वेश्चन था व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंसी रेशो, मतलब सीधा रेशो पूछ लिया, सॉल्वेंसी रेशो। अच्छा ये मैथ्स वाला रेशो नहीं है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, रेशो और प्रपोर्शन, बिल्कुल नहीं है ये, वो है ना, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो अपन मैथ्स में आरएस प्री के अंदर पढ़ते हैं रेशो प्रपोर्शन, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो, और एक और क्वेश्चन पूछा था डेब्ट इक्विटी रेशो। आप देखना कि ये क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे थे, आपने मेंस के पेपर देखना चालू कर दिए होंगे, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब अपन आज इसके 2 क्वेश्चन के भी आंसर करेंगे और रेशो के भी आंसर करेंगे, कितने रेशो टाइप के होते हैं। देखो रेशो बहुत सारे तरह के होते हैं। हम सीए में रेशो के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, करीबन 15 से 20 दिन लगा के। आपको इतना नहीं पढ़ना, अपने पास केवल 2 घंटे हैं या 1.5 घंटे हैं रेशो के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, और अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपन को एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए, अपन एक जर्नलिस्ट है ना कि स्पेशलिस्ट। अपन को करीबन 20 से 25 फॉर्मूले पता होने चाहिए, 20 तो मिनिमम मान के चलो, ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, 30 के आसपास फॉर्मूले हैं। फिर छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, कैश फ्लो वगैरह, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। क्लियर क्या? एग्जाम में क्या पूछेगा, कैश फ्लो फंड फ्लो में डिफरेंस, एग्जाम में पूछ सकता है कंपैरेटिव कॉमन साइज में डिफरेंस, हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले बताओ कैश फ्लो के बारे में क्या होता है, हो सकता है फंड फ्लो के बारे में पूछ ले, ऐसे ही है ऐसे ही है, ठीक है। इनमें फॉर्मूले नहीं है, इनमें कॉन्सेप्ट है केवल। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट भी और फॉर्मूले भी है रेशो के अंदर। तो अपन आज रेशो में अपनी क्लास को डिवोट करेंगे, ठीक है। अब रेशो समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, असेट्स और लायबिलिटी होती क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ ले लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए चीजें। नोट्स दोस्तों बनाते चलना साथ के साथ, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं समझा रहा हूं वो आपके अगर एग्जाम में याद रहता है आपको तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या शो होता है बताओ, जो बैलेंस शीट होती है चिट्ठा, बैलेंस शीट को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, चिट्ठा, ठीक है। अजीब सा वर्ड है ये थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। तो बैलेंस शीट के अंदर 2 चीजें शो होती है, इधर लिख देता हूं, एक तो लायबिलिटीज और दूसरी क्या शो होती है बताओ, असेट्स, ठीक है। अब आप लायबिलिटीज को, या पहले असेट्स की बात करते हैं। असेट्स क्या होती है बताओ, संपत्ति, प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। आपके पास आपकी एसेट क्या है, आपकी नॉलेज आपकी एसेट है, सबसे बड़ी नॉलेज है ना। आप जितना पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा आपकी एसेट है। ये आपकी पढ़ाई जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं है कि पढ़ाई अपन को कभी धोखा देती है, अभी काम नहीं आई तो कोई बात नहीं, बाद में काम आएगी, ठीक है, लेकिन इस पर विश्वास रखते हैं अपन। तो असेट्स, बिजनेस के अंदर असेट क्या क्या होती है, 2 तरह की असेट होती है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म असेट, एक होती है शॉर्ट टर्म असेट। जो शॉर्ट टर्म असेट होती है उसे अपन बोलते हैं करंट असेट, और जो लॉन्ग टर्म असेट होती है उसे क्या बोलते हैं, फिक्स असेट बोलते हैं, या कई लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट बोलते हैं। सर करंट असेट क्या होती है, करंट असेट मतलब वो असेट होती है जो 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल लो, जैसे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बताओ, जो माल अपन खरीदने के लिए जो बेचने के लिए खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। आज अपनी मान लो मार्कर की दुकान है, ठीक है, अपना काम है मार्कर को बेचना, तो बताओ मार्कर अपने लिए क्या है, स्टॉक है। अगर आज मैं मार्कर खरीद के बेच रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा मार्कर जो है जल्दी से जल्दी बिक जाए। क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरा मार्कर साल भर पड़ा रहे, नहीं सर, तब तक तो ये सूख ही जाएगा, तब तक तो बेकार हो जाएगा। तो स्टॉक हमेशा कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट होती है। कपड़े वाले के लिए जो कपड़े बेचते हैं, जीन्स बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, ट्राउजर बेचते हैं, उसके लिए बताओ स्टॉक क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। लेकिन वो फर्नीचर थोड़े हैं स्टॉक है उसके लिए, जो उसकी दुकान में जो लग रखा है। आप पेट्रोल डलवाने जाते हो,
तो पेट्रोल पंप वाले के लिए क्या स्टॉक है, जो पेट्रोल है, ठीक है, वो बेचना चाहता है। लेकिन कभी भी वो थोड़ा बेचेगा आपको जो जिस पाइप से वो पेट्रोल डालता है। आप जिस पाइप से पेट्रोल डलवा रहे हैं आप उससे बोलो ये मेरे को बेच दे, तो वो मना कर देगा आपको, बोला ये तो मैंने बेचने के लिए थोड़ा खरीदा है, ये तो मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो बताओ फिक्स एसेट क्या होती है बिजनेस के अंदर, जो यूज करने के लिए काम आती है, ना कि बेचने के लिए काम आती है। कभी भी फिक्स एसेट को यूज करा जाता है, बेचा नहीं जाता, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 साल से ज्यादा। बेच सकते हो, बेचोगे अगर खराब हो जाएगी तो लास्ट में, लेकिन इंटेंशन जो है आपकी आपकी जो मंशा है उसको बेचने की नहीं होती है। आपने जब खरीदा था तो आपने क्या सोच के खरीदा था कि मैं बिजनेस में इसको इस्तेमाल करूंगा। ये व्हाइट बोर्ड ये मैं कभी नहीं बेचूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे हमेशा पढ़ाने के लिए काम में आता है। तो ये मेरी कौन सी एसेट है बताओ? फिक्स एसेट है, ठीक है। आप मेरे से मार्कर खरीदने आ जाओ, मैं आपको मना कर दूंगा, मार्कर मैं नहीं बेचता, ठीक है। क्यों नहीं बेचता? क्योंकि मेरे बिजनेस में काम में आता है, ये मेरे पढ़ाने के काम में आता है, प्रोफेशन में काम में आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मेरा काम होता है स्टेशनरी बेचना, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या होता है? स्टॉक होता। और स्टॉक क्या होती है? करंट एसेट होती है, क्योंकि मैं इसको बेचता, ठीक है। स्टॉक के अलावा करंट एसेट क्या होती है? डेटर्स। देखो दोस्तों, अपन ने कई बार क्लास में डिस्कस किया है, डेटर्स मतलब क्या होते हैं? जिनको अपन ने उधार माल बेचा। तो जैसे मान लो मैं दुकान खोल के बैठा हूं और आप मेरे पास उधार माल खरीदने आए, ठीक है। तो मैंने आपको 100 रुपए का उधार दे दिया। अब बताओ मुझे आपसे पैसे लेने हैं, आप मुझे पैसे दोगे, तो मेरी किताब के अंदर मैं आपको क्या दिखाऊंगा? असेट या लायबिलिटी? मेरी किताब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा असेट। मैं आपसे पैसे लूंगा, कितने रुपए लूंगा बताओ? 100 रुपए लूंगा। तो आप मेरे लिए क्या हो? डेटर, ठीक है। तो बताओ डेटर कौन होता है? जिनको अपन उधार माल बेचते हैं, ठीक है। जिस भी पर्सन को अपन उधार माल बेचेंगे उससे पैसे लेने का राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? डेटर। आपने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए एक दिन, तो वो डेटर, वो आपका क्या है? डेटर। आपका वो दोस्त आपका डेटर कहलाएगा, ठीक है। फिक्स एसेट का एग्जांपल दो सर। जैसे मशीन, कंपनियां मशीन कभी नहीं बेचती। कंपनी मशीन किस लिए काम में लेती है? प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ, अगर उस कंपनी का काम ही क्या है? मशीन खरीद के बेचना, तब तो उसके लिए वो मशीन क्या है? स्टॉक है, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है सर? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बताओ? फिक्स एसेट होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। और करंट एसेट के अंदर और एग्जांपल क्या दे सकते हो? आपके जेब में कैश पड़ा है, ठीक है, तो वो भी क्या है? करंट एसेट है। तो ये सारी चीजें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैश तो वैसे ही कैश है, तो ये क्या कैश में कन्वर्ट होगा? ये तो ऑलरेडी कैश है। मान लो बैंक में पैसा पड़ा है, एक तो आपकी जेब में पैसा पड़ा है वो कैश हो गया, एक बैंक में पैसा पड़ा है वो भी करंट एसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो बताओ समझ में आ गया एसेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में इस्तेमाल होती है। लॉन्ग टाइम मतलब 1 साल से ज्यादा, ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? दायित्व। लाइबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अपनी अगर अपन पर्सनल लाइफ में देखें तो अपनी दायित्व किसकी तरफ है? अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने माता पिता की तरफ, क्योंकि अपन को उनका जो मतलब एक तरीके से उन्होंने जितना अपन के किया है अपन उनके लिए हमेशा करते रहेंगे, ये अपनी लाइबिलिटी। हालांकि वो कभी पूरी नहीं होगी लाइबिलिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक तो होती है करंट लाइबिलिटी, और एक कौन सी लाइबिलिटी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की तरह। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर चुकानी होती है, वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर अपन को क्या करनी है? पे करनी है, उस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। सर एग्जांपल दो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या होता है सर? देखो, जिनको अपन ने उधार माल बेचा था उनको अपन क्या बोलते थे? डेटर। जिनको अपन ने उधार माल बेचा था उनको अपन क्या बोलते थे? डेटर। लेकिन जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। तो आपने किसी से उधार माल खरीदा आज, तो आप जिस पर्सन से उधार माल खरीद रहे हो अपनी बुक्स में क्या दिखाओगे? कि
मुझे उसको पैसा देना है, आपको पैसा देना पड़ेगा, आप किसी से उधार माल खरीद रहे हो तो आपके लिए आप अपनी बुक्स में उस पर्सन को, जैसे एक्स पर्सन से आपने माल खरीदा तो एक्स को बोलोगे क्रेडिटर्स, ठीक है। हालांकि एक्स आपको क्या बोलेगा, डेटर, क्योंकि आपने एक्स से माल खरीदा तो एक्स आपको क्या दिखाएगा अपनी बुक्स में, एक्स की बुक्स में आप क्या हो, डेटर हो। तो आप एक्स के लिए डेटर हो और एक्स आपके लिए क्रेडिटर है, ठीक है। इतना समझ लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाएगा वैसे समझ में, मैंने पूरा समझा दिया आपको इसके रिलेटेड। करंट लायबिलिटी और क्या एग्जांपल होता है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। याद करो दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। कई बार क्या होता है, अपने बैंक में 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है, लेकिन अपन ने गलती से चेक काट दिया 200 रुपए का। अब बैंक वाले, क्योंकि अपनी गुडविल खराब ना हो, बैंक वाले अपनी जेब से, खुद की जेब से पैसा मिला देते हैं, और अपन को जैसे ही बैंक में चेक आएगा तो अपन को बोलेंगे कि देखो आपने क्या किया, आपने 200 रुपए का चेक काट दिया, जबकि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, केवल 100 रुपए। तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, आप बोलोगे बैंक फिर हम क्या करें एकदम से। तो बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपके बिहाफ पे 100 रुपए दे रहा हूँ, बस आप इतना सा ध्यान रखना कि कल या परसों आके बैंक में जमा करा देना बाकी बचे हुए 100 रुपए जो अपने बचे हुए हैं, जो मैं मिला रहा हूँ। तो ऐसा बैंक क्यों करता है, ताकि यह है आपकी गुडविल खराब ना हो। तो सोचो बैंक आपकी गुडविल बचाने के लिए ये सब कर रहा है। तो आपके लिए कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको जल्दी से उसको चुकाना है, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है सर, जैसे बैंक लोन। अब आप सोचो, आपने, आपका घर है, आपको पता है ज्यादातर जो, आपको पता ही है वैसे तो, कि ज्यादातर जो लोग घर बनाते हैं वो लोन पे लेके बनाते हैं, हाउसिंग लोन। अब आप बताओ जरा, हाउसिंग लोन क्या 1-2 साल के लिए चलता है क्या, नहीं। हाउसिंग लोन जो होता है बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, 10-20 साल के लिए, कई बार तो 20-20, 30-30 साल तक हाउसिंग लोन चलता है, 20 ईयर्स तक, ठीक है। तो बताओ नॉन करंट लायबिलिटी हुई, नॉन करंट लायबिलिटी हुई, सर नॉन करंट लायबिलिटी है। इसी तरीके से बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, 10-10, 20-20 साल के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, विजय माल्या वगैरह, ये सब ने क्या ले रखा था, ये सब ने बैंक लोन ले रखा था। ये कौन सी लायबिलिटी थी इनकी, नॉन करंट लायबिलिटी। इन्होंने सबने 1-1 साल से लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा था, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रखा था। समझ में आ गया। तो ये कौन सा टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। कितने साल से ज्यादा पीरियड होता है इसका, 1 साल से ज्यादा पीरियड होता है, ठीक है। तो बैंक लोन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही आप कोई और लोन फ्रॉम अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति से लोन ले लो। आपको दोस्तों डिबेंचर याद होंगे, डिबेंचर अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में डिबेंचर के बारे में खूब डिस्कशन किया था। डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट देती है, याद हो तो ये सब चीजें क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों काम आएगा, अब ये आपके सब जगहों पे काम आएगा, अकाउंट्स में, पूरे में अकाउंट्स में काम आता है ये चीज, है ना। तो बैलेंस शीट में बताओ कितनी चीजें से होती है, 2, एक तो असेट्स और एक लायबिलिटीज। असेट्स क्या होती है, संपत्ति, है ना। आपकी एसेट क्या हो सकती है, जैसे आपके पास आपकी कोचिंग का बैग है, ठीक है, या आपके पास अपना दिमाग है, सबसे बड़ी अपनी एसेट क्या होती है, अपना दिमाग, ब्रेन, ठीक है। अपना कैरेक्टर, वो भी अपनी एसेट है। अपनी गुडविल, ठीक है, आपको लोग बाग मार्केट में जानते हैं, अच्छा नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आपकी एसेट है, लेकिन ये दिखती नहीं है एसेट। तो ऐसी एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जो देखी नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन कुछ एसेट होती है जो टेंजिबल होती है। तो जैसे आपके पास आपका पेन है जो आप लिखते हो एग्जाम में, तो वो कौन सा एसेट है आपका, टेंजिबल एसेट है। समझ में आया। तो ऐसी बिजनेस में हर किसी के पास एसेट होती है। आगे चलते हैं, अब अपन डिस्कस करेंगे रेशो, ठीक है। रेशो दोस्तों टोटल कितने प्रकार के होते हैं, रेशो होता है सबसे पहला लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहला रेशो कौन सा होता है, लिक्विडिटी रेशो। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं दोबारा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेशो। वैसे मैंने रेशो थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, बेसिक बताया था आपको क्लास में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हो वो क्लास तो देख लेना। तो रेशो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशो। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो, फिर टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो को कहते हैं एफिशिएंसी रेशो,
एक और नाम होता है टर्नओवर रेशो का एफिशिएंसी रेशो, और या फिर इसे कहते हैं एक्टिविटी रेशो। सर हमें कितने सारे रेशो पढ़ने पड़ेंगे? अपन को काफी सारे रेशो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे रेशो क्लास में ही याद करा दूंगा, ठीक है? और मैं आपको बार बार रिवीजन भी कराता रहूंगा, क्योंकि रेशो अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो अपन छोड़ नहीं सकते, ठीक है? पिछली बारी 2 क्वेश्चन पूछे और आपको पता है कि एक एक नंबर से बच्चे क्या है रह जाते हैं कई बार, तो ये छोड़ने का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, फिर एक ले लेते हैं अपन एग्जांपल इसका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है? फिर अपन ले लेते हैं एक कैटेगरी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, और लास्ट ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। तो सर कितने तरह की कैटेगरी हो गई बताओ? 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? देखो वैसे मेरी स्पीड क्या है, एक एप्रोप्रिएट लेवल पे है, ठीक है? बढ़िया स्पीड में है, ज़्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है फिर भी मेरी स्पीड कम है, तो आप अपने यूट्यूब पे जाओ, 1.25 पे आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप केवल एग्जाम में रिवीजन कर रहे हो वापस से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर आप सारी क्लासें देख चुके हो तो 1.5 पे करके देखो आराम से, तो आपको सारी चीज़ें एकदम से रिवाइज हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है? बढ़िया रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास, आराम से आप मेरे सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। स्कोरिंग बहुत है ये सब्जेक्ट। सबसे पहला रेशो कौन सा उठाएंगे? लिक्विडिटी रेशो, ठीक है? पहले इस पर चर्चा करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? फिर इन सब पे आएंगे बारी बारी करके। लिक्विडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? आप हो सकता है कि आपने इकोनॉमिक्स की क्लास में, अगर कभी प्री की क्लास आपने इकोनॉमिक्स की ली हो, कहीं क्लास में बैठे हो, तो आपने लिक्विडिटी जरूर सुना होगा। लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होंगे लिक्विडिटी का क्या इशू चल रहा है आजकल, ठीक है? किसी भी चीज को लिक्विड कब बोलते हैं, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताओ, गोल्ड और प्रॉपर्टी और शेयर्स, इन तीनों में से सबसे लिक्विड कौन है? सबसे लिक्विड क्या है? लिक्विड क्या होती है? जिसको बेचने में सबसे कम टाइम लगे वो लिक्विड है। जिससे जितना जल्दी कैश रिकवर हो वो लिक्विड चीज होती है। जिससे जितना जल्दी पैसे मिल जाएं वो चीज लिक्विड होती है। तीनों बातें की है। कैसे? जैसे मान लो अगर अपन कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मान लो, और खरीदते समय अपन को बहुत सारे पॉइंट सोचने पड़े कि ये भी पॉइंट है इसके अंदर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। जितने ज्यादा पॉइंट सोचने पड़ेंगे खरीदते समय उसको अपन को, तो अपन बोलेंगे वो चीज उतना कम लिक्विड है, कम लिक्विड है, ठीक है? अगर अपन किसी भी चीज को खरीदने जा रहे हैं और उतना बहुत ही कम पॉइंट सोचने पड़ रहे हैं, या कोई पॉइंट ही, एक दो पॉइंट ही ऐसे हैं जो सोचने पड़ रहे हैं, तो वो चीज उतनी ज्यादा लिक्विड है। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल लो। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो दोस्तों, तो क्या क्या सोचते हो कि पहली बात तो कागज पूरे हैं या नहीं है, प्राइस कितनी है, रुपए की मतलब कीमत कितनी है, ठीक है, कि हमारे पास इतनी व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का प्रपोर्शन है क्या? आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लैक मनी होती है, ठीक है? हमारे पास ब्लैक मनी और व्हाइट मनी है क्या? फिर चौथी चीज क्या सोचोगे आप? ये प्रॉपर्टी किस एरिया में है? पांचवी चीज क्या सोचोगे? कोने में है, कोने का मकान है, कोने का प्लॉट है, या फिर बीच का है, या फिर क्या है, कॉलोनी कैसी है? फिर आप क्या सोचोगे कि नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है? अगर थोड़ा सा आप तारे सितारे इन सबको मानते हो तो ये भी सोचने लग जाओगे, ठीक है? फिर आप सोचोगे कि आसपास कोई अच्छा मार्केट है क्या, कोई बढ़िया रोड निकल रही है क्या, हाईवे निकल रहा है क्या? इतने सारे पॉइंट कंसीडर करने के बाद बंदा जेन्युइन है क्या, बीच में एजेंट कौन है, इतने सारे पॉइंट खरीदने सोचने के बाद अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मतलब प्रॉपर्टी लिक्विड नहीं होती है, इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं होती है, आसानी से नहीं बिकती है। आजकल तो मोदी के राज में आप देख रहे हो 2000 जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से तो वैसे भी रियल एस्टेट जो है वो पूरा नीचे गिर गया है, ठीक है? उसकी तो वैल्यू पता ही है आपको कैसी हालत चल रही है रियल एस्टेट सेक्टर की, पूरे के पूरे प्रॉपर्टियां सेक्टर की।
गोल्ड खरीदने जाते हो तब क्या सोचते हो बताओ? अब गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो आप सोचोगे सबसे पहले प्योरिटी है या नहीं है, ठीक है ना, 24 कैरेट का है या नहीं है। आपको पता है वैसे 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बिस्किट फॉर्म में होता है, कभी भी ज्वेलरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी कभी भी 24 कैरेट की नहीं बन सकती, क्योंकि वो ज्वेलरी सॉफ्ट बनेगी, टूट जाएगी। इसलिए उसके अंदर 22 कैरेट या 23 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। उसके अंदर इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी, मतलब कॉपर, ब्रास वगैरह ये सब चीजें डालते हैं अपन, तब जाके वो ज्वेलरी सख्त बनती है, पहनने लायक बनती है। तो अगर कोई आपको कह भी रहा है कि 24 कैरेट की ज्वेलरी है तो वो गलत कह रहा है, ठीक है, होती ही नहीं है 24 कैरेट की ज्वेलरी एक तरीके से। अच्छा, और बिस्किट हो सकते हैं गोल्ड के। फिर आप क्या सोचेंगे कि प्योरिटी है या नहीं है, वो भी आप एक सोचेंगे कि जिस पर्सन से खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है क्या, ठीक है, इसकी प्राइसेस क्या चल रही है, फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे। लेकिन अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे शेयर किस क्वालिटी का है? नहीं, बस आप केवल ये देखेंगे किस कंपनी का है, कितने रुपए का मिल रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बातें कंसीडर करेंगे। मतलब इन तीनों में से सबसे लिक्विड चीज क्या है? शेयर, है ना। क्योंकि आप ये थोड़ा बोलेंगे कि भाई शेयर किस क्वालिटी का है, कि शेयर क्वालिटी का होता ही नहीं कभी, बस ज्यादा से ज्यादा क्या चेक करेंगे किस कंपनी का है। क्योंकि शेयर फिजिकल फॉर्म में तो मिलता नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है, दिखता ही नहीं अपन को शेयर। अब डीमेट फॉर्म में शेयर होते हैं सारे के सारे। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होती है बताओ? कोई भी चीज लिक्विड कब है? जब वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा रेशो पढ़ते हैं अपन? इसके अंदर दोस्तों एक रेशो आता है जिसका नाम होता है करंट रेशो। इसके अंदर एक रेशो आता है जिसका नाम क्या होता है? करंट रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब बताओ दोस्तों, पहले करंट एसेट क्या होती थी? याद करो। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल तो करंट एसेट का स्टॉक, कैश, डेटर्स, बैंक, ठीक है। करंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है नगद के अंदर, है ना। जैसे एग्जाम्पल क्रेडिटर्स जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जनरली ये शॉर्ट टर्म लोन, कोई बैंक से अपन ने छोटा मोटा लोन ले रखा है 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, बाइक खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं कई बार लोग, एक्टिवा। आपने देखा कई लोग मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेने लग गए आजकल। कई लोगों को चस्का है कि भाई एप्पल मोबाइल खरीदेंगे तो लोन लेके खरीदेंगे ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ कोई सही नहीं है कि अपन मोबाइल खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। उससे बढ़िया तो अपन उस चीज़ को प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं, ज़्यादा बढ़िया है। तो करंट रेशो मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसको शॉर्ट में कहते हैं CA अपॉन CL, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या पता लगता है? मान लो एक कंपनी है जिसकी करंट एसेट है 2 लाख रुपए की और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो उसका रेशो कितना है बताओ? उसका रेशो आया 2:1, है ना। इसे कहते हैं 2:1, ठीक है, प्रपोर्शन में निकलता है रेशो, 2:1। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास लाइबिलिटी 1 रुपए की है तो उसको चुकाने के लिए उसकी एसेट कितने रुपए की है? 2 रुपए की है, ठीक है। मतलब अगर किसी की लाइबिलिटी 1 रुपए की है तो उसको चुकाने के लिए उसके पास कितने रुपए की एसेट है? 2 रुपए की एसेट है। तो बताओ आपके हिसाब से कंपनी अच्छी है बेकार है? बहुत अच्छी कंपनी है सर। 1 रुपए की लाइबिलिटी के बदले कितने रुपए की एसेट है? 2 रुपए की एसेट है। तो ये रेशो कौन निकालता है? जो छोटे टाइम के लिए लोन देते हैं वो लोग ये रेशो निकालते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। तो जैसे मान लो ये रेशो मान लो रिलायंस का है। रिलायंस की करंट एसेट कितने की है? 2 लाख की। रिलायंस की करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख की। तो रेशो रिलायंस का कितना आया? करंट रेशो 2:1, ठीक है। तो मान लो अब ICICI बैंक लोन देना चाहता है रिलायंस को, तो ICICI बैंक पूछ रहा है बता भाई तेरे को हम लोन क्यों दे? तो ICICI रिलायंस क्या बोलता है? देखो भाई मेरे पास करंट रेशो कितना है? 2:1। तो अगर तुम मेरे को 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए लोन दोगे तो मैं बहुत साउंड पोजीशन पे हूं, तुम्हारा लोन आराम से चुका सकता हूं। मुझे तुम्हारा लोन चुकाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितनी लाइबिलिटी है उसका डबल मेरे पास क्या रखी है? एसेट रखी है, ठीक है। सर यहां पे करंट एसेट ही क्यों लिया, फिक्स एसेट क्यों नहीं लिया? देखो भाई क्या होता है कि अपन शॉर्ट टर्म लोन को
शॉर्ट टर्म असेट से ही चुकाते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। कैसे? अभी आपने देखा एक क्राइसिस हो रहा है अभी इंडिया के अंदर। क्या क्राइसिस चल रहा है? एनबीएफसी। एनबीएफसी अपन जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो बैंक है ना, लेकिन ये बैंकिंग का पूरी तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि आपको पता है एनबीएफसी जो है उसका काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना नहीं है, लोगों से पैसे नहीं ले सकती एनबीएफसी। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती है ना। बाकी लोन तो देती है एनबीएफसी, जिसको कहीं लोन नहीं मिलता वो एनबीएफसी में लोन लेता है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो एनबीएफसी का भी इंडिया में क्या चल रही है दिक्कत कि आपको मैंने केस बताया था आईएलएफएस का, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। अब इसके साथ क्या दिक्कत हुई पता है? अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, इसका लोन कितने का था? इसका लोन था 91,000 करोड़ का। इसके पास असेट कितनी थी? इसके पास असेट थी 1,15,000 करोड़ की। लेकिन फिर भी ये कंपनी लोन नहीं चुका पाई। फिर भी ये कंपनी लोन नहीं चुका पाई। बताओ क्यों नहीं चुका पाई? क्योंकि कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं थी। कंपनी के पास किसकी प्रॉब्लम है? लिक्विडिटी की, तरलता की प्रॉब्लम है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब कंपनी ने जो लोन ले रखा था वो कौन सा लोन था? शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन लेके कंपनी ने किया क्या उस पैसे का? असेट खरीद ली लॉन्ग टर्म। मतलब पैसे किस में लगा दिए? सारे के सारे लॉन्ग टर्म असेट में। मान लो आप किसी से लोन लो 2 साल के लिए, लेकिन आप उसको आगे चला दो, पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, पैसे को 5 साल के लिए, तो अब क्या होगा? 2 साल बाद आपसे वो पैसे लेने आ जाएगा, लेकिन आपके पैसे तो कहाँ अटके हुए हैं? एक ऐसी जगह पे जहां पे 5 साल के लिए आपके पैसे अटके हुए हैं। तो आप कैसे निकाल के दोगे? बताओ किससे लेके दोगे? तो फिर आप क्या करोगे? एक दूसरा काम करोगे, आप किसी दूसरे को ढूंढोगे, उससे लोन लोगे और पहले वाले को चुकाओगे। इससे आपका ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। है या नहीं है? सेम टू सेम किसके साथ हुआ है? आईएलएफएस के साथ हुआ। इसने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा था, छोटे टाइम के लिए लोन ले रखा था, 2-2, 3-3 साल के लिए, 1-1 साल के लिए ऐसे। लेकिन इसने पैसे कहां फंसाया था? सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में फंसाया था। जैसे आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में टनल बन रही है, सुरंग बन रही है, वो इसी की कंपनी बना रही है। ठीक है, तो उसमें इतना सारा इसने 300-400 करोड़ रुपए लगा दिया उसके अंदर। अब बताओ टनल बनने में कितना टाइम लगता है? सुरंग बनने में इंडिया के अंदर लैंड एक्वायर करेंगे लोगों से, उनको कंपनसेशन देंगे, लोगों को मनाएंगे, इतने सारे लोग, इतनी सारी अप्रूवल लेंगे, एनवायरमेंट, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो 10-15 साल का टाइम लगेगा आराम से। और पैसा फंस गया पूरा का पूरा। और जो लोन ले रखा है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले रखा है। तो इसके पास, कंपनी के पास किस चीज की दिक्कत है बताओ? इसके पास ऐसा नहीं है कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। कंपनी के पास असेट अच्छी खासी है, लेकिन सारी की सारी लॉन्ग टर्म असेट है, उनसे पैसा लेट आएगा, बाद में आएगा। हाईवे बनता है, आपको पता है कितना साल लगता है हाईवे बनने में? 10 साल लगता है। फिर उसके बाद 10 साल 8 साल के अंदर हाईवे तैयार होता है, फिर उसके ऊपर टोल लगेगा। ठीक है ना, टोल लगेगा, फिर आपका पैसा रिकवर होगा। वो 10-20 साल लग जाएंगे पैसा रिकवर होते हुए। लेकिन आप उस पूरे हाईवे को बनाने के लिए लोन ले रखा है आपने 2-3 साल के लिए, तो फिर तो फंस जाओगे ना आप, कि आपको पैसा ही नहीं मिलेगा उससे। तो सेम टू सेम आईएलएफएस के साथ हुआ। क्लियर? इसके पास क्या प्रॉब्लम थी? लिक्विडिटी, मतलब तरलता। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, नोटबंदी हुई थी 2016 के अंदर की बात है ना, 16 की, तो नवंबर दिसंबर के अंदर नोटबंदी हुई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? सारा का सारा पैसा किसने सोख लिया? बैंकों ने। अपन सब की सब लोग किधर जाके पैसा जमा करा दिए थे? बैंकों में। तो अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई, लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं था। अब ये थोड़े कि लोग बाग जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं, घर है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि घर प्रॉपर्टी बेच के, जमीन बेच के अपन सब्जियां लेके आएंगे डेली की डेली खाने के लिए, ऐसा थोड़े होगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ गया? तो एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख देना। करंट रेशो, ये फॉर्मूला है, इतना याद रख लो, इतना याद रख लेंगे बहुत है अपने लिए। ठीक है, अपना एग्जाम में काम हो जाएगा। करंट रेशो के बाद दोस्तों एक और रेशो आता है, कौन सा? क्विक रेशो। सर ये क्विक रेशो क्या होता है? सिंपल, करंट असेट में से आप स्टॉक लेस कर दो और एक एक्सपेंस होता है करंट असेट के अंदर ही, प्रीपेड एक्सपेंस, वो लेस कर दो और अपॉन में कर दो करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला किसका होता है? क्विक रेशो का। सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। अच्छा, पहली बात तो देखो, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। करंट असेट में से स्टॉक माइनस कर दो या प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, या फिर मैं ये कह लूं कि दोनों को प्लस करो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को, और डायरेक्ट करंट असेट में से माइनस कर लो। एक ही तो बात हुई। ठीक है भाई, करंट असेट 100 रुपए की है, स्टॉक 10 रुपए का है, प्रीपेड एक्सपेंस 10 रुपए का है। ठीक है, तो 100 में से कुल मिला के मुझे 20 रुपए लेस करने हैं। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके माइनस कर दूं, 10 10 10 10 और 10 20, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80। या पहले 100 माइनस 10 कर लो, 90, 90 माइनस 10 कर लो, कितना आएगा, 80 आएगा। एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या किया सर आपने, ये तो बता दो। देखो जरा, करंट रेशो क्या बताता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट के अंदर कौन कौन सी असेट थी बताना जरा। स्टॉक था, डेटर था। डेटर क्या होता है, जिनको अपन ने उधार माल बेचा। स्टॉक क्या होता है, जो अपन माल खरीदते हैं बेचने के लिए। कैश होता है, बैंक होता है। एक और खर्चा, एक और करंट असेट होती है जिसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। दोस्तों आप बताओ, आप प्रीपेड वर्ड अपने डेली की डेली लाइफ में सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनते हैं। अपन जो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं जनरली स्टूडेंट लाइफ में, जो मोबाइल होते हैं वो ज़्यादातर प्रीपेड होते हैं, जो सिम के कनेक्शन होते हैं प्रीपेड होते हैं। तो प्रीपेड मतलब अपन पहले पैसे देते हैं लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल बाद में करते हैं, मतलब जो सिम होती है उसकी कॉल्स वगैरह बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे एयरटेल का कनेक्शन है, अपना जियो का कनेक्शन है, तो अपन ने 100 रुपये दे दिए, मोबाइल में रिचार्ज करा लिया, लेकिन उसको इस्तेमाल बाद में करते हैं। तो बताओ, जो अपन ने 100 रुपये एडवांस दिए वो अपनी असेट है या नहीं है? असेट है। बताओ, करंट असेट है कि लॉन्ग टर्म असेट है? करंट असेट है। क्यों भाई, अपन जो बात करेंगे वो जल्दी 1-2 महीने में खत्म कर लेंगे पूरा। भाई 100 रुपये का रिचार्ज कराओगे कितना टाइम चलेगा, 1 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, कईयों को तो 1 महीने 2 महीने भी नहीं चलेगा। तो वो कौन सा असेट हुआ, करंट या नॉन करंट? करंट असेट हुआ। तो सर अपन ने ये दोनों माइनस क्यों किए? अब आप समझो ये माइनस क्यों किए। करंट असेट में स्टॉक इंक्लूड था, हाँ। प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जो मैंने करंट असेट के आपको दिए हैं वो एग्जांपल दिए हैं, लिस्ट पूरी फिक्स नहीं होती है ना, बहुत सारे होते हैं करंट असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट असेट ही होता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों माइनस क्यों किए? देखो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब आपकी असेट तो है, पता है आपकी असेट क्यों है? अब आप सोच रहे हो क्या कि आपको पैसा वापस मिलेगा उस कंपनी से? मान लो आपने किसी कंपनी को 100 रुपये एडवांस दे दिए, तो आपको लगता है कि वापस आपको कंपनी 100 रुपये दे देगी? कभी नहीं देगी। बस आपको क्या दे रही है, क्या अधिकार दे रही है कि आप कंपनी से कॉल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप कॉल कर सकते हो उस मोबाइल से, सिम से आराम से, इतना आपको राइट दिया जा रहा है, इसलिए आपकी एसेट है। फिर आपको जिस टाइम तक आपके पैसे खत्म नहीं होंगे उस टाइम तक आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने 100 रुपये का एडवांस दे दिया, अब 100 रुपये आराम से आप घर पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो, उतने रुपए की कॉल्स एंजॉय कर सकते हो, मैसेज एंजॉय कर सकते हो, डेटा कार्ड एंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है, इसीलिए वो असेट है। लेकिन क्या कंपनी 100 रुपये आपको वापस देगी? कभी नहीं देगी। इसलिए अपन करंट एसेट में से क्या लेस कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसके बदले अपन को पैसे नहीं मिलेंगे दोबारा। आप किसी कोचिंग में फीस जमा कराते हो, 1 महीने पढ़ लिया, आप वापस उससे फीस लेने जाओ, बहुत कम चांस है दोस्तों कि वो कोचिंग वापस आपको पैसे दे देगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे भाई आप पढ़ लो, हम आपको इतना एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन आपको हम फीस वापस नहीं देंगे। ठीक है, स्टॉक क्यों माइनस किया? आपको एक बात बताता हूं, जितने भी दुकानदार होते हैं वो सब दुकान पे सामान क्यों रखते हैं? बेचने के लिए। लेकिन क्या वो सामान उनकी मर्जी से बिक जाता है? नहीं। वो जब चाहे जब अपने सामान को बेच सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई अमीर होता, फिर तो बात ही अलग होती। आप सोचो, जितने भी दुकानदार हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि उनका माल आते ही बिक जाए, पूरा का पूरा बिक जाए, वो थोड़ा सा भी नहीं बचे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। उनका माल उनके पास पड़ा रहता है। कई लोग तो ऐसे 1-1, 2-2 महीने तक उनका माल बिकता नहीं है ना। और कई लोग तो फिर वो बेचारे दुकान ही बंद करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब मर्जी से, अपनी मर्जी से माल बेचते हैं। भाई ग्राहक भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मोनोपोली होती है मार्केट के अंदर, वो अपनी मर्जी से पूरा माल बेचते हैं। ठीक है, उनकी मर्जी चलती है, लाइक बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी। लेकिन जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनका तो ऐसा नहीं है ना, ज्यादातर बहुत कम दुकानदार ऐसे हैं जिनकी मोनोपोली चलती है। ठीक है, तो स्टॉक अपनी मर्जी से नहीं बिकता है ना। अब ये ग्राहक की मर्जी से बिकता है, जब ग्राहक आएगा तभी वो पैसा देके जाएगा। तो करंट एसेट में से अपन इसलिए क्या लेस कर देते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि स्टॉक से इतनी जल्दी पैसा रिकवर नहीं हो सकता।
अपन चाहे कि फटाफट से स्टॉक से पैसा मिल जाए, आज स्टॉक पूरा का पूरा बिक जाए, नहीं हो सकता। और प्रीपेड एक्सपेंस तो दोस्तों बहुत कम चांस है जो आपको वापस पैसा मिल जाए आपका दिया हुआ। इसलिए करंट असेट में से अगर ये दोनों असेट को लेस कर देते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो पता है इसे क्या बोलते हैं? क्विक असेट। करंट असेट में से अगर ये दोनों असेट को लेस कर दिया तो अपन क्या बोलते हैं? क्विक असेट। तो बताओ क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी एज इट इज रहेगा। तो इससे क्या पता लग रहा है? अगर मान लो एक कंपनी है, उसकी क्विक असेट है 1 लाख रुपए और क्विक लाइबिलिटी है 1 लाख, तो बताओ रेशो कितना आ गया? 1:1। इससे क्या पता लग रहा है कि कंपनी के पास लाइबिलिटी कितनी है चुकाने के लिए? 1 रुपए, और उसके पास असेट कितनी है? 1 रुपए। मतलब कंपनी अच्छी पोजीशन पे है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी को आराम से चुका सकती है। ठीक है, यहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर क्या? बस इतना ही समझ लो, इससे आप अपन को डीप में नहीं जाना। ठीक है, पानी पी लेता हूं एक बार। तो ये दोनों बताओ किसके रेशो थे? लिक्विडिटी रेशो थे। ठीक है क्या? सर लिक्विडिटी रेशो के बाद कौन से रेशो पढ़ाओगे? बताते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कौन से रेशो? टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो को और क्या कहते हैं? एक्टिविटी रेशो। और क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी रेशो। देखो जितने मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सब इकोनॉमिक्स से भी लिंक हो रहे हैं। जैसे आईएलएफएस का केस है, तो इससे क्या हो रहा है? क्योंकि अपने बैंकिंग है अपने कोर्स में, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, आजकल बैंकों की स्थिति खराब चल रही है, तो वो आपको लिंक हो गया। ठीक है, एग्जाम में आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर करंट टॉपिक्स पूछते हैं, पुराने टॉपिक्स नहीं पूछते ज्यादातर। अब पूछ सकता है कि एनबीएफसी की इंडिया में क्या स्थिति है, तो आप क्या बोलेंगे? एनबीएफसी की लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप देखो आज के द हिंदू में आया था कि एनबीएफसी को अभी इस क्वार्टर के अंदर, मतलब एक क्वार्टर के अंदर करीबन करीबन 1 ट्रिलियन रुपए चुकाने हैं। आप 1 ट्रिलियन समझते हो दोस्तों कितना होता है? 1 लाख करोड़। मतलब इतने पैसे चुकाने हैं एनबीएफसी को। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बहुत सारी है, मुथूट फाइनेंस भी एनबीएफसी एक है ना। तो सोचो आप इतने पैसे चुकाने हैं तो कितना लोन चल रहा है? ये तो पता नहीं गवर्नमेंट ने संभाल लिया एनबीएफसी को, आईएलएफएस को, वरना ये चली जाती। और ये चली जाती तो इंडिया में वो लेमन ब्रदर्स जैसा हो जाता काम, जो 2008 में लेमन ब्रदर्स के अंदर आपको पता है सॉरी यूएस के अंदर हुआ था। उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ गया था, पूरा वर्ल्ड मंदी के अंदर चला गया था। और 2011 के अंदर उसी की वजह से 2-3 देश जो हैं दिवालिया घोषित हो गए थे, जैसे ग्रीस। यूरोप की इकोनॉमी तो आज तक उस 2008 के झटके को झेल नहीं पाई, और आज तक यूरोप की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डल पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आपको पता है सबसे अच्छी जो इकोनॉमी है इस टाइम में एशिया की है, इंडिया और चाइना की। ठीक है, टर्नओवर रेशो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे ना। तो ये सब बातें आपको करंट से लिंक करके इकोनॉमिक्स में लिखनी होती है। तो जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद अपना इकोनॉमिक्स ही है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के टाइम पे अपन ये सब बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स एकदम बढ़िया वाली करा के दूंगा, कभी भी नहीं भूलोगे आप। पहला टर्नओवर रेशो कौन सा होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। पहला टर्नओवर रेशो कौन सा होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। STR इसका फॉर्मूला शॉर्ट में कहते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। सर इसका क्या मतलब है? देखो जरा मैं आपको एक बात बताता हूं। जब हम छोटे थे, मतलब मैं छोटा था, तो हमारी परचूने की दुकान थी, है ना। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हमारा जो पूरी फैमिली बैकग्राउंड है वो दुकानदारी से ही लिंक है। ठीक है,
तो दुकानदार, बिजनेस वगैरह इन सबसे लिंक है। तो हमारी जो परचून की दुकान थी और मैं दुकान पे बहुत ज़्यादा बैठता था, ठीक है, मेरी एक अच्छी मतलब मेरे को अच्छा लगता था दुकान पे बैठना। तो मैं अपने पापा से पूछता था कि पापा अपनी दुकान में कितने का माल है टोटल, ठीक है। तो पापा बोलते थे बेटा करीबन अपनी दुकान में 5 लाख रुपए का माल है। कितने का सामान है पूरी दुकान में मिला के, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं 10th में था, ठीक है। तो ये कितने रुपए का गुड्स था, करीबन 5 लाख का गुड्स है। 12 साल हो गए, 2005 की बात है, 10th। तो 5 लाख रुपए गुड्स है उस टाइम पे दुकान में। तो मैं बोलता था यार कि पापा ये अपना माल डेली की डेली बिक जाए तो कितना अच्छा हो। सोचो, मतलब 5 लाख रुपए का माल है दुकान में और डेली की डेली 5 लाख रुपए का माल बिक भी जाए। सोचो रहा, मतलब स्टॉक कितना है दुकान में, 5 लाख का, और माल भी कितना बिक रहा है दुकान के अंदर, 5 लाख का। सबसे बेस्ट स्थिति है या नहीं है, सबसे बढ़िया स्थिति है, ठीक है। मतलब अपनी जितना अपन माल खरीदें उतना बिक जाए पूरा का पूरा, तो क्या बढ़िया बात हो जाए, नहीं, ठीक है। अब आप इसको इससे लिंक करो, अपन ने माल बेचा मान लो साल भर के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना माल बेचा उसकी क्या है, कॉस्ट कितनी है। एक दुकानदार है, आपके सामने एक दुकान है, जिस भी गली में रहते हो आपके सामने एक दुकान है, ठीक है। वो दुकानदार डेली की डेली दुकान खोलता है, माल बेचता है, उसका पता है पूरा का पूरा माल साल भर में बिकता है 50 लाख का। बताओ 50 लाख का जो माल बेचा उसने, क्या वो 50 लाख में खरीदा होगा, नहीं सर, कम में खरीदा होगा, वो तो बेचा ज्यादा में है, प्रॉफिट भी तो लेगा अगला। तो उसने कितने में खरीदा था माल, 40 लाख में। तो बताओ जितने में उसने माल खरीदा उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसने माल बेचा कितने में है, 50 लाख में, जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40 लाख, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। लेकिन अगर आप उसकी दुकान पे जाते हो तो आपको पता है एक बार में कितने रुपए का स्टॉक मिलता है गोडाउन में, 4 लाख का। एग्जाम्पल ले लो, 4 लाख का, ठीक है। बताओ पूरे साल भर में कितने रुपए का माल बेचता है वो, 40 लाख रुपए का। जब भी आप उसकी दुकान में जाते हो टोटल सामान कितने रुपए का दिखता है आपको। आप जब भी दुकान में देखते हो बहुत सारी चीजें हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर है, वो एरियल है, सर्फ एक्सेल है, ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है। तो टोटल कितने रुपए का सामान है ऐसे मिला के, 4 लाख रुपए का। जब भी आप जाते हो दुकान में तो आप देखते हो हाँ बहुत सारा सामान रखा है, 4 लाख का सामान रखा है। और टोटल साल भर में कितने रुपए का माल बेच देता है वो, 40 लाख रुपए का माल बेच देता है। तो बताओ ऐसे 4-4 लाख रुपए का सामान करके वो कितनी बार बेच देता होगा, 10 बार, है ना, सही है नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, 10 टाइम्स, TIMES, इसे बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। मतलब वो 4-4 लाख रुपए का माल कितनी बार बेच देता है साल के अंदर, 10 बार बेच देता है। जब भी आप उसकी दुकान में जाते हो कितने रुपए का माल दिखता है आपको, 4 लाख रुपए का। ऐसे करके वो 4 लाख रुपए का माल साल भर में कितनी बार बेच देता है, 10 बार। तो टोटल कितने रुपए का माल बेच देता है वो ऐसे साल भर में, 40 लाख रुपए का। हाँ वो 40 लाख रुपए का माल ऑब्वियस सी बात है 50 लाख में बेचेगा, वो अलग चीज है। अपन को क्या लिखना है ऊपर, कॉस्ट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, इससे यार डीप में नहीं जाना। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऐसी जानकारी के लिए, आप बताओ जरा सोच के। आप मेंस दोगे तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना आना चाहिए कि मैं आपसे पूछता हूँ वो 4 लाख रुपए का माल कितने दिन में बेच देता होगा। अब आप बताओ वो 4 लाख रुपए का गुड्स कितने दिन में बेच देता होगा, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, 365 दिन होते हैं साल के अंदर, ठीक है। वो 4 लाख रुपए का माल साल में कितनी बार बेच देता है, 10 बार, ठीक है। तो 365 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितने दिन आ जाएंगे, अप्रोक्स 36 दिन या 37 दिन। तो बताओ वो हर 36 दिन के अंदर या 36.5 दिन के अंदर कितने रुपए का माल बेच देता है, 4 लाख का। सही है नहीं है, इससे दिन पता लग जाएंगे अपने पास। वैसे इतना पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, 36 दिन में कितने रुपए का माल बेच देता है, 4 लाख रुपए का। तो बताओ ऐसे 4-4 लाख रुपए का माल 36-36 दिन में बेचता जाएगा, तो ऐसे 10 बार करेगा, 36-36 दिन कितने होते हैं, 360, 365 मान लो। तो वो कितने रुपए का माल बेच देगा, 40 लाख रुपए का। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बस आपसे इतना पूछेगा, इससे आने पूछेगा, ये फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट लिख देना। स्टॉक टर्नओवर रेशो के बाद कौन सा रेशो आता है दोस्तों, डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। डेटर कौन होते हैं, डेटर सर वो होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो मैंने एक्स को अगर उधार माल बेचा तो उसे क्या बोलेंगे, डेटर।
फॉर्मूला क्या लगेगा? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। बताओ फॉर्मूला क्या लगा? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब एग्जांपल ले लो, आपने उधार माल बेचा पूरे साल भर में। एग्जांपल ले लो, जो भी माल बेचा आपने उधार, वो साल भर में 50 लाख का बेचा। या आपके जो दुकान वाला है वो कितने रुपए का माल बेचता है? 50 लाख रुपए का उधार माल बेचता है। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, सेल्स में आपको पता ही है प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। और पता है आपको उसको हमेशा जो मार्केट में उसकी उधारी चल रही होती है, जो उसको पैसे लेने होते हैं लोगों से, वो 10 लाख रुपए लेने होते हैं। हमेशा उसको मार्केट में कितने रुपए लेने होते हैं लोगों से? 10 लाख रुपए लेने होते हैं, ठीक है। और टोटल साल भर में उसने कितना माल बेचा? 5 लाख रुपए का। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। इस 5 टाइम्स को क्या बोलते हैं? डेटर टर्नओवर रेशो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ उसको 10 लाख रुपए जो हैं, ठीक है, वो कितने दिन में मिल जाते होंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, साल में मान लो एक बार 360 दिन होते हैं, 365 छोड़ो, 360 दिन होते हैं एक बार मान लो, डिवाइडेड बाय 5 करो एक बार, कितना होता है ये? 5 10 72 है ना, 72, 72 दिन। बताओ 72 दिन क्या आया? 72 दिन आया सर, 72 दिन मतलब हर 10 लाख रुपए उसे कितने दिन में मिल जाते हैं? 72 दिन में। बताओ मिल जाते होंगे नहीं मिल जाते होंगे? और जबकि उसने माल कितना बेचा टोटल? 50 लाख का। मतलब आप ऐसे समझो, सिंपल तरीका और भी ज्यादा मजा आएगा आपको, एक बार देखो। आप अकाउंट्स का मजा लो कि अकाउंट्स है कितनी अच्छी है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत। मतलब हर 72 दिन में उसे कितने रुपए मिल जाते होंगे? 10 लाख रुपए। सही है नहीं है? हर 72 दिन में उसे कितने रुपए मिल जाते हैं? 10 लाख। तो बताओ जरा, उसे टोटल पैसे कितने मिल जाएंगे? 50 लाख रुपए। कितने दिन में? 360 दिन में, ठीक है। 360 ले लो, 365 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। तो इसका मतलब ये होता है, तो 5 बारी करके उसको पैसे मिलेंगे, 5 बार में उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो 50 लाख रुपए का माल बेचा, हमेशा जब भी वो देखता है तो कितने रुपए की उधार बाकी रहती है? 10 लाख रुपए की, ठीक है। आप कई दुकानदार के पास जाओ, वो हमेशा क्या बोलते हैं कि यार मेरी साल भर में बिक्री 50 लाख की होती है, लेकिन आज भी मेरी मार्केट में 10 लाख की उधार है। मैंने 10 लाख रुपए, अगर मैं मार्केट में जाऊं तो मेरे को आज 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, इतनी उधार चल रही है मेरी मार्केट के अंदर। वो हमेशा यही कहेगा, क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग 10 लाख रुपए 10 लाख में से कुछ पैसे देके भी जाएंगे तो वो वापस माल लेके भी चले जाते हैं। तो कुछ पैसे देके जा रहे हैं हैंड टू हैंड और कुछ माल लेके जा रहे हैं, तो मतलब अप्रोक्स कितने रुपए की उधार चल रही है उसकी मार्केट में? हमेशा 10 लाख की उधार चल रही है, ठीक है। तो ऐसे आप कई बिजनेसमैन से सुनोगे, वो हमेशा कहेंगे यार देखो मेरे पास 5 लाख रुपए का गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, आज देख लो, और मेरे पास 10 लाख रुपए की उधार पड़ी हुई है, 15 लाख रुपए तो मेरे ऐसे ही अटके पड़े हैं। कई बार दुकानदारों से सुनना आप, ऐसे बोलते हैं वो कि मेरे पास 5 लाख रुपए का तो दुकान में सामान पड़ा हुआ है, वो स्टॉक है मेरा, और मेरी 10 लाख रुपए की उधारी चल रही है। तो वो गिनाने लग जाएंगे, देखो ये देखो मेरी रजिस्टर देखो, राम से मेरे को इतने पैसे लेने हैं, श्याम से इतने लेने, रवि से इतने लेने, मोहन से इतने लेने, एक्स से वाई से, तो वो 10 लाख रुपए की उधारी गिना देंगे आपको पूरी। तो बोलेंगे यार 10 लाख रुपए में से कुछ रुपए आ तो जाते हैं डेली, लेकिन फिर वापस माल ले जाते हैं ये लोग। तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही जो स्टॉक है गोडाउन में, वो थोड़ा बिकता है, वापस खरीद लेता हूं मैं। तो ऐसे 5 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक रहता है गोडाउन में। ये वर्किंग कैपिटल होती है, अगर आपको याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था क्लास में, वर्किंग कैपिटल कहते थे इसे, ठीक है। जो बिजनेस में डे टू डे पैसा काम में आता है उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो बताओ कितने रेशो डिस्कस किए अभी अपन ने इसमें? टर्नओवर रेशो में 2। पहला कौन सा था बताओ? स्टॉक टर्नओवर रेशो। दूसरा कौन सा है? डेटा टर्नओवर रेशो। सर तीसरा बता दो, तीसरा भी सुन लो। तीसरा रेशो होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तीसरा रेशो कौन सा होता है? क्रेडिटर
टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। बताना तो जरा क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर मतलब वो लोग जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं। डेटर कौन होते थे? वो लोग जिनको अपन उधार माल बेचते थे। ठीक है, तो क्रेडिटर मतलब वो लोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जिनको अपन उधार माल खरीदते हैं। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए का उधार माल खरीदा किसी से, और जब आप उधार माल खरीदते हो, ये 10 लाख रुपए का उधार माल पूरे साल भर में खरीदा, ध्यान रखना है ना। ठीक है, पूरे साल भर में आपने सब पूरा मिला के कितने रुपए का माल खरीदा? 10 लाख का। लेकिन आप हमेशा 1 लाख रुपए बाकी छोड़ते हो अपने क्रेडिटर से। तो बताओ ये रेशो कितना हो गया? 10 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? हम साल भर में कितने रुपए का उधार माल खरीदते हैं? 10 लाख रुपए का। लेकिन अगर आप कभी भी उस आदमी से पूछो, दुकानदार से पूछो, भाई तू कितने रुपए का उधारी चल रही तेरी, तेरे को जो खुद को पैसा चुकाना है लोगों को, तो वो क्या बोलेगा? यार 1 लाख रुपए चुकाना है मेरे को। तो वो ऐसे परेशान होकर बोल रहा है, यार मेरे को 1 लाख रुपए चुकाना है, ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो अगर आ भी जाते हैं पैसे, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा और माल खरीद लेता हूँ और फिर थोड़ा बहुत पैसे चुका देता हूँ। अब विजय माल्या से पूछो, विजय माल्या क्या बोलेगा? मेरे पास 9,000, यार मेरे तो 9,000 करोड़ रुपए उधार चल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? क्रेडिटर्स। क्योंकि विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देने हैं। विजय माल्या को किसको देने? 9,000 करोड़ रुपए बैंकों को। आप नीरव मोदी से पूछो, नीरव मोदी क्या बोलेगा? यार मेरे को तो 11-12 हजार करोड़ रुपए देने। तो वो सब क्या है? क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, वो अपनी बुक्स में किसको क्रेडिटर दिखाते होंगे? नीरव मोदी किसको क्रेडिटर दिखाता होगा अपनी बुक्स में? बैंक को। ठीक है, विजय माल्या किसको अपनी बुक्स में क्रेडिटर दिखाता होगा? बैंक को। और बैंक वाले विजय माल्या और नीरव मोदी को क्या दिखाते होंगे? डेटर्स। ठीक है, क्योंकि बैंक वालों की नीरव मोदी और जो विजय माल्या है वो क्या है? असेट है। लेकिन अब वो पैसा वापस मिलेगा नहीं, बहुत कम चांस है, वो बात अलग है। ठीक है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो समझ में आया अपन को? सिंपल, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। अब मैं आपको देखो टर्नओवर रेशियो का एक बिल्कुल सिंपल रामबाण देता हूं, जो आप हमेशा हमेशा काम करेगा। बताना जरा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में पहला रेशियो कौन सा था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था सर? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। था नहीं था? हाँ सर बिल्कुल था। फिर बताना दूसरा कौन सा था? दूसरा था डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो को बताओ क्या फॉर्मूला था? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। सही है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जरा, एग्जाम में आप कभी भी अटकोगे नहीं अगर ये फॉर्मूले पूछेगा तो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या नीचे आ रहा है? स्टॉक नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है। डेटा टर्नओवर रेशियो में बताओ, डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है? नीचे की तरफ क्या जा रहा है? डेटर्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में नीचे की तरफ क्या जा रहा है? क्रेडिटर्स। मतलब सर ये तो मजा आ गया। कैसे? आपसे जो रेशो पूछेगा, टर्नओवर रेशो, ध्यान रखना टर्नओवर रेशो की बात कर रहा हूं मैं, और कोई रेशो की बात नहीं कर रहा, उसमें वो जो नाम देता है वही डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये रटने का तरीका है। ठीक है, ये रटने का तरीका है। सिंपल सिंपल बोल रहा हूं क्योंकि अपन को आरएस में रटना भी पड़ता है बहुत, है ना। और सर ऊपर क्या जा रहा है? ऊपर मैं आपको बताता हूं, आप ऊपर ऑब्जर्व करो, या तो सेल्स सेल्स या परचेज। सिंपल है या नहीं है? कई लोगों के लिए टर्नओवर क्या होता है? परचेज भी टर्नओवर होता है। आपने सुना होगा टर्नओवर, कई लोग बोलते हैं सेल और परचेज टर्नओवर होता है। वैसे लोग सेल्स को ज्यादा टर्नओवर बोलते हैं, कई लोग परचेज को भी टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और कौन सा रेशो हो सकता है सर टर्नओवर रेशो में? अब मैं और बताता हूं आपको, आपसे पूछता हूं, असेट टर्नओवर रेशो या करंट असेट टर्नओवर रेशो। करंट असेट टर्नओवर रेशो। बताना तो जरा, करंट असेट टर्नओवर रेशो का आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सर, सेल्स अपॉन करंट असेट। फॉर्मूला सिंपल हो गया, सेल्स अपॉन करंट असेट। करंट असेट क्या होती है? वो असेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे करंट असेट बोलते हैं।
4 एग्जाम्पल बताओ करंट एसेट के, स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट होता है, आपको याद होगा। तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स अपॉन करंट एसेट। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एग्जाम में पूछे आपसे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, आप बताओ दोस्तों क्या आंसर लिखोगे इसका। सर सिंपल, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, है कि नहीं। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या आ गया, नीचे फिक्स एसेट, ऊपर क्या आ गया, सेल्स। ऐसी करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में करंट एसेट नीचे आ गया, सेल्स ऊपर आ गया। अच्छा सर, फिक्स एसेट क्या होती थी बताओ। फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा टाइम लेती है ना, कन्वर्ट होने में कैश में, जो बिजनेस को बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए काम में लेते हैं अपन, बेचने के लिए नहीं लेके आते अपन, बेचना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एग्जाम्पल दो सर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, है ना, ये सब क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, 1 साल से लॉन्ग टाइम। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, लास्ट, इसका आंसर दे दो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या आंसर दोगे बताओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आंसर दोगे। सिंपल सर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल हो गई। सर वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब बताया था आपने, याद करो, आप बताओ। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो दिन प्रतिदिन, सॉरी, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा होता है जो डे टू डे बिजनेस में काम में आता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। सर कैसे निकलता था वर्किंग कैपिटल, अपन ने वैसे पढ़ा था वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग की क्लासेस में, अपना कोर्स में है बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, अपन ने पढ़ा था इसको। फिर भी मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या होता था वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सही है नहीं है। तो बताओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सिंपल, क्लियर क्या। तो टर्नओवर रेशियो को अपन को स्मार्टली ऐसे आंसर देना है, तो आपको ज्यादा याद नहीं करना, आपको याद हो गए होंगे आराम से, ठीक है। मैं आपको वापस रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना। अब दोस्तों टर्नओवर रेशियो होने के बाद अपन किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या पहले अपन सॉल्वेंसी रेशियो पे आते हैं एक बार। मतलब सॉल्वेंसी रेशियो क्या मतलब, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पे आते हैं पहले अपन, है ना। पहले अपन कौन से रेशियो पे डिस्कशन करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पे। ये कौन सा रेशियो हो गया, थर्ड टाइप का रेशियो हो गया। बताओ पहला कौन सा रेशियो था, फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशियो, बताओ उसमें कितने पड़े थे, 2, करंट रेशियो को 1 रेशियो। फिर बताओ कौन सा रेशियो आया, फिर आया एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो। बताओ उसमें कितने पढ़े अपन ने, पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ा, फिर डेटा टर्नओवर रेशियो पढ़ा, फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पढ़ा, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऐसे कई सारे रेशियो पढ़े, सारे टर्नओवर रेशियो थे, ठीक है। अब कौन से आ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक है। अब जरा देखो, इसी में से यूपीएससी ने सवाल पूछे थे, सर इसमें क्या रेशियो होगा। पहला लेते हैं इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो, पहला रेशियो कौन सा लेते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में ना, आप देख सकते हो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, कितना सिंपल फॉर्मूला नहीं। सर डेब्ट और इक्विटी आप याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, डेब्ट मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब क्या होता है। फिर भी मैं वापस बताता हूं आपको थोड़ा सा। डेब्ट मतलब क्या होता था, लोन, जैसे डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता था दोस्तों, लोन। इक्विटी मतलब क्या होता था, मालिकों का पैसा, इक्विटी मतलब क्या होता था बताओ, मालिकों का पैसा, इसको बोलते हैं ओनर्स फंड। सर इक्विटी में क्या आता है, शेयर्स, इक्विटी में क्या आता है, शेयर्स। सर शेयर कितने तरह के होते थे,
मैंने दोस्तों बताया था आपको शेयर कितने तरह के होते थे, दो। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो बताओ डेप्ट अपॉन इक्विटी ये क्या बताता है? पता है ये क्या बता रहा है? कि आपके बिजनेस में उधार का पैसा कितना है और खुद का पैसा कितना है। ठीक है, अब आप बताओ, जितना ज्यादा खुद का पैसा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन देता है। उधार जो है आपको पता है टेंशन देता है। क्या टेंशन थी बताओ? उधार में ये टेंशन थी कि पहली बात तो इस पे क्या देना पड़ता था? ब्याज। याद है डेप्ट पे क्या पे करना पड़ता था? ब्याज। सर शेयर पे क्या देते थे? इक्विटी में क्या देते थे बताओ? इक्विटी में डिविडेंड। और क्या दिक्कत थी सर? डेप्ट जो ब्याज देना पड़ता था वो फिक्स रेट से होता था। ठीक है, और टाइम टू टाइम फिक्स है, हर समय ब्याज का टाइम फिक्स है। कंपनी को प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा टाइम पे, मूलधन जो होता है वो भी टाइम पे करना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स में ऐसा कोई टाइम नहीं था। इक्विटी शेयर्स में मैंने आपको बताया था, अगर अपन बात करते हैं केवल शेयर्स की तो कौन से शेयर की बात करते हैं? इक्विटी की। ज्यादा बड़े मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आप अपने पापा से लोन लो या अपने चाचा से लोन लो। तो पापा से लोन ले रहे हैं तो अपन मतलब क्या है? इक्विटी। और अगर अपन ने चाचा से पैसे उधार मांगे तो एक तरीके से प्रेफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने बैंक से पैसे उधार मांगे तो वो डेप्ट। क्लियर क्या? तो डेप्ट इक्विटी रेशो मतलब ये होता है। तो मान लो अगर कोई कंपनी है उसका 1 लाख का डेप्ट है और 2 लाख का इक्विटी है, तो बताना तो जरा रेशो कितना आ गया? 0.5:1। ऐसे लिखते हैं इसको, 0.5:1। मतलब 1 रुपये खुद का पैसा है, 50 पैसे बाहर वालों का है। तो बिजनेस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत तब होती जब उल्टा हो जाता। ठीक है, अब आपको पता है आजकल जितने भी ये जो केस हो रहे हैं, जितने भी लोग उठा उठा के इंडिया से पैसे भाग जाते हैं, है ना, वो कौन है? ज्यादातर जिनका लोन ज्यादा है। क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, तो वो बेचारे सस्टेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो वो भागते जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर्स, आम्रपाली ग्रुप दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसके डायरेक्टर को उठा के जेल में भेज दिया। क्यों? पैसे नहीं चुका पा रहे लोग बाग, लोन ले लिए। रोटोमैक कंपनी का ओनर, जो अपन बचपन में पेन लिखते थे, पेन से लिखते थे, है ना, रोटोमैक या रेनॉल्ड्स, शायद रेनॉल्ड्स या रोटोमैक में से दोनों में से कोई कंपनी का जो ओनर है वो डिफॉल्ट कर चुका है। यूपी का है वो पर्सन, मतलब वो डिफॉल्ट कर गया लोन को चुकाने के अंदर। ठीक है, बहुत। चंदा कोचर, बताओ चंदा कोचर ने क्या किया? चंदा कोचर आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो वीडियोकॉन कंपनी के डायरेक्टर थे। मतलब उन्होंने क्या किया? चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक में, वो सीईओ थी आपको पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईसीआईसीआई बैंक का पैसा निकाल के उन्होंने दे दिया किसको? वीडियोकॉन कंपनी को। ठीक है, और उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब एनपीए डिक्लेयर कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बताओ आप, तो ऐसे कैसे? फिर अब पता है आपको कि वो चंदा कोचर फिर बदनामी हुई, फिर उनको बैंक से छोड़ना पड़ा, फिर अब उन पर सीबीआई इंक्वायरी बैठ चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब ये सब डेप्ट की वजह से तो है, लोन ले लिया लोगों ने, चुका नहीं पा रहे। और सर कैपिटल स्ट्रक्चर में और कौन सा रेशो होता है? एक और होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को दोस्तों अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ईबीआईटी। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको ये वर्ड दिख जाएगा बहुत बार, ईबीआईटी लिखा हुआ। क्या मतलब है इसका? अब आप सिंपल भाषा में समझो, एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 10 लाख का, ठीक है, और 2 लाख रुपए का ब्याज देना है उसको। ध्यान सुनना, एक कंपनी है, उसका 10 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का ब्याज देना है। बताओ ये कंपनी ब्याज चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी? सर बिल्कुल चुका पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है उसके ब्याज से 5 गुना ज्यादा है। बताओ है या नहीं है? ब्याज ब्याज कितना है? 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है?
10 लाख का, मतलब आराम से चुका सकती है। तो ये रेशो कितना आया 5 टाइम्स। तो ये ऊपर कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही तो है, अर्निंग अपॉन इंटरेस्ट। अर्निंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, है कि नहीं। तो सर ये आपने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिखा, तो ऐसे तो लिखेंगे भाई अपन 10 लाख का प्रॉफिट है, उसी में से ब्याज चुकाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ा है कि 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख में से थोड़ा ब्याज चुकाना है आपको। कितने रुपए में से ब्याज चुकाना है, 10 लाख में से। तो बताओ अपन प्रॉफिट जो लेंगे बिफोर इंटरेस्ट लेंगे आफ्टर इंटरेस्ट लेंगे, सर बिफोर इंटरेस्ट लेंगे। भाई 8 लाख में से थोड़ा ब्याज चुकाना है, कितने में से ब्याज चुकाना है, 10 लाख में से। ब्याज कितने का है, 2 लाख का। वो तो ब्याज घटाने के बाद आएगा 8 लाख रुपए, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कंपनी अगर ब्याज चुकाती है तो उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर 8 लाख रुपए, जैसे 2 लाख का ब्याज चुका दिया कंपनी ने, 8 लाख रुपए प्रॉफिट आया, अब कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 30% टैक्स की रेट है, तो बताओ कितना टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को, 2,40,000 का, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 5,60,000, ठीक है। ये सब मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, इतना सब आपको डिटेल में नहीं समझना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब तो आपको ये है कि भाई दिमाग में बैठा रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें इंटरलिंक हो जाइए, ऐसा नहीं कि सब चीजें समझने की जरूरत है, नहीं है इतना, है ना, ठीक है। तो बस इतना सा जान लो कि कंपनी, मैंने आपको बताया था पहले भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर कि कंपनीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कंपनीज को टैक्स का बेनिफिट मिलता है ब्याज के ऊपर, याद है। तो ब्याज कंपनी अगर चुकाती है तो कंपनी को टैक्स में फायदा मिलता है, क्लियर क्या। तो बस आ जाओ आप इतने रेशो पढ़ लो, मैं आपको एक बार सारे रेशो रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला रेशो बताओ कौन सा था, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में पहला कौन सा था, करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट क्या होती है, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे करंट एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ठीक है। सर करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट, जो कैश में पे करेंगे, लाइक क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, या कोई शॉर्ट टर्म लोन। फिर कौन सा रेशो था सर, क्विक रेशो। क्विक रेशो कैसे निकालते थे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट क्या होती है सर, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता था, एडवांस पेमेंट, ठीक है, जैसे आप मोबाइल में करवाते हो, अपॉन करंट लायबिलिटी कर दो। फिर सर कौन से रेशो आ गए, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में पहला कौन सा था, स्टॉक टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। दूसरा रेशो कौन सा था, डेटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, डेटर मतलब जिनको उधार माल बेचा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर बस टर्नओवर रेशो बनाते जाओ, करंट एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। पर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। फिर कौन सा रेशो था, फिर अपन ने लिया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल, आपके कोर्स में भी है, अपन ने पूरा डिस्कस किया है क्लास में। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में डे टू डे काम में आता है, दिन प्रतिदिन बिजनेस में काम में आता है, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। रट लो ये डेफिनेशन, द अमाउंट यूज इन बिजनेस इन डे टू डे ऑपरेशन इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो पैसा दिन प्रतिदिन बिजनेस में काम में आता है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को हिंदी में कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। फिर अपन आ गए थे ये वाले रेशो पे, जो था अपना मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी कहते हैं इसको, जो अपन भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला रेशो था एक तरीके से डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा रेशो कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशो पूछा हुआ है। हाँ एक और रेशो आप लिख लो, याद नहीं रहा मेरे को लिखवाना आपको, इसी के अंदर एक और रेशो है सॉल्वेंसी रेशो, जो एग्जाम में पूछा था। ये भी 2016 के मेंस में पूछा हुआ है। टोटल असेट अपॉन या टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल असेट। सॉल्वेंसी पता क्या होती है, बिजनेस की एबिलिटी, क्या कंपनी लोन को पे कर पाएगी क्या, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी, ठीक है।
सॉल्वेंसी हमेशा लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है, लंबे टाइम के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म पोजीशन। ठीक है, तो ये जो अपन ने तीनों फॉर्मूले पढ़े ना, डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो और तीसरा सॉल्वेंसी रेशो, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, लोन से रिलेटेड है तीनों की तीनों रेशो। देखो आप, तीनों की तीनों रेशो लोन से रिलेटेड है। तो इससे क्या पता लग रहा है? कंपनी की एसेट मान लो 10 लाख की है और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख की। तो बताओ कंपनी सही रास्ते पे है या नहीं है? सही है। 6 लाख की लायबिलिटी है, 10 लाख की एसेट है। कंपनी के पास एसेट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब कंपनी एक ऐसी पोजीशन पे है कि अपना पैसा चुका सकती है। लेकिन उल्टा हो जाए, 10 लाख की लायबिलिटी, 6 लाख की एसेट, बताओ कैसे काम चलेगा? 10 लाख की लायबिलिटी है, 6 लाख की एसेट है, आप विजय माल्या बन जाओगे, भाग जाओगे देश से। ठीक है, तो ये काम तो बिल्कुल गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू पे डेब्ट। सॉल्वेंट मतलब होता है एबिलिटी टू पे लोन्स। लोन्स को बताओ क्या बोलते हैं? डेब्ट। ठीक है, समझ में आया? तो सॉल्वेंसी रेशो ये होता है। डेब्ट इक्विटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो दोनों एग्जाम में पूछे थे मेंस के अंदर 2016 में। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कुछ कर दे करो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक लग रहा है आपको या नहीं लग रहा। थैंक यू।